आफ्टरनून। आइए, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। उगम जी, जी सर। आप वीडियो के पद पे कार्यरत हो, जी सर। कब से हैं आप पोस्टिंग आपकी? जी 2017 से सर। 2017 से। अच्छा, पोखरण से। जी सर। और आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है 2014 में किया, जी सर। तो ये बीच में 3 साल प्रिपरेशन किया आपने गवर्नमेंट जी जॉब सर। की। अच्छा, और 17 में हो गया सिलेक्शन। जी 2016 में वैकेंसी आई थी और ज्वाइनिंग 2017 में मिली। तो ये केवल आपने वीडियो के लिए ही प्रिपरेशन किया था, या आप मतलब एक कॉमन स्टडी कर रहे थे कि मतलब सारे कॉम्पिटिशन फाइट कर रहे थे सारे? सर जैसे ही जब ग्रेजुएशन हुई थी तो उस टाइम ज़रूरत थी जॉब की, तो उस टाइम एक साथ थी जनरल स्टडी पढ़ रहा था और उसी में वीडियो में और पटवारी में दोनों में सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि एग्जाम में 6 दिन का ही गैप था दोनों के। अच्छा, तो इस वजह से फिर पटवारी ज्वाइन नहीं करके ग्राम से हो गया, ग्राम विकास अधिकारी। पटवारी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? असली क्योंकि मुझे आगे तैयारी करनी थी, वापस आरएस की प्रिपरेशन करनी थी, तो इस वजह से जो पटवारी का वर्कलोड है वो थोड़ा ज़्यादा था। तो इस वजह से जो हमारे कुछ सीनियर्स थे, कुछ परिवार मेंबर थे, उनसे डिस्कशन करके फिर ग्राम विकास अधिकारी ज्वाइन किया। ग्राम विकास अधिकारी जो है उसके फंक्शन बताइए, कार्यों का क्या कार्य है इसके? इसके ग्राम विकास अधिकारी का मुख्यतः जो कार्य है वो केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से जो अनुदान राशि प्राप्त होती है उससे विकासात्मक कार्य करवाते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उनको धरातल पर क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। और तीसरा जो जन्म, मृत्यु और विवाह के जो पंजीयन होते हैं वो करना होता है। और इसके ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है? ग्राम सभा में सर ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी वयस्क मताधिकार है जो 18 साल प्लस हो जाते हैं वो सब ग्राम सभा में आते हैं, जबकि ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसमें वार्ड पंच, सरपंच और कुछ चुनिंदा लोग भी बैठते हैं। जो ग्राम पंचायत होती है उसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता ऐसी एक्स्ट्रा होनी चाहिए जो एक विधायक बनने के लिए नहीं होती? सर ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की जो उम्र है वो 21 साल है, जबकि विधायक बनने की जो उम्र है वो 25 साल है। विधायक बनने की उम्र है जो 25 साल। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए उसी ग्राम पंचायत का होना जरूरी है, जबकि विधायक बनने के लिए वो उसी विधानसभा का सदस्य हो या जरूरी नहीं है। मान लीजिए ग्राम पंचायत जो वार्ड में डिवाइड किए जाते हैं, तो कोई किसी व्यक्ति को अगर वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना है, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है, तो उसे उसी वार्ड का वोटिंग उसी वार्ड का होना चाहिए या दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है? सर वो जिस वार्ड में उसका वो एज ए मतदाता पंजीकृत है वो उसी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। दूसरे वार्ड से नहीं लड़ सकता? नहीं सर। कन्फर्म है आप? जी सर। अच्छा, अब मान लीजिए इसे अपना रेजिग्नेशन देना हो तो किसे देगा? सर वार्ड पंच अपना रेजिग्नेशन वीडियो को देता है। जो ग्राम पंचायत की संरचना है, संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? सर 243A में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। 243 में 243A। एक जो क्राइटेरिया है ग्राम सभा के गठन का या ग्राम पंचायत के गठन का राजस्थान में, वो क्या है? क्या जनसंख्या होनी चाहिए, क्या मानक होना चाहिए? सर हालांकि अभी जो नई पंचायतें गठन हुई है, जो नई राजस्थान ग्राम पंचायत पुनर्गठन एक्ट था, इसके अंदर सर कम से कम जनसंख्या 1500 का क्राइटेरिया रखा था कि 1500 कुछ अपवादिक हो सकते हैं। 1500 जनसंख्या या 1500 मतदाता? सॉरी सर, मतदाता 1500 मतदाता, लेकिन उसमें सर कुछ 3 अपवाद भी थे। क्या अपवाद थे? जैसे जो अरावली के जो हाइट पे हैं उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन था। इसके अलावा सर जो सुदूर मरुस्थलीय क्षेत्र है उनके लिए कुछ रियायतें दी गई थी, और इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों की जो है उसके अंदर भी कुछ रियायतें दी गई थी। ग्राम पंचायत में मैक्सिमम कितने सदस्य बन सकते हैं? ग्राम पंचायत में सर जनसंख्या पे डिपेंड करता है, मिनिमम 7 है। इसके बाद जब जैसे जनसंख्या बढ़ती है 1000 पे 2 अतिरिक्त सदस्यों की गठन होती है। ग्राम पंचायत की मीटिंग में आप जाते हैं? जी सर। जाते हैं तो जो ग्राम पंचायत सदस्य आते हैं और सरपंच आता है, उप सरपंच आता है, ठीक है, तो उनको क्या उस दिन कोई भत्ता मिलता है, कोई वेतन मिलता है, कोई मानदेय मिलता है? इसके बारे में हमें बताइए। सर जो वार्ड सभा के जो सरपंच और जो पंचायत में जो भी जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी आते हैं, सरपंच का एक निश्चित मानदेय होता है जो उनको मिलता है। क्या मानदेय है सरपंच का? अभी 4800 रुपये सर। 4800 रुपये। ठीक है। उप सरपंच को क्या मिलता है? उप सरपंच को और जो अतिरिक्त जो वार्ड पंच है उनको सबको जो वार्ड सभा है उसको पर वार्ड सभा 200 रुपये मिलता है। 200 रुपये? जी सर। लेटेस्ट में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी है आपको कि कितना मिलता है? पर बैठक के हिसाब से दिया जाता है उनको मानदेय? जी सर, उनको पर बैठक के हिसाब से ही दिया जाता है, पर सर तो वो 200 रुपये लेटेस्ट जानकारी है आपको? माफी चाहूंगा, लास्ट सर 200 तक का मिल जाएगा। चलिए, आपकी जो ग्राम पंचायत है उसका नाम क्या है? कोला। कोला। तो उसमें जैसे ग्राम पंचायत में ईयरली प्लान बनाए जाते हैं ना, जैसे हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है, जीपीडीपी। तो आप ईयरली जो प्लान बनाए हो
उसका जो काम की एग्जीक्यूशन की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या बेस होता है उसका? मैं समझा नहीं सर, एक बार मेरे कहने का मतलब है जो वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है कि धन आएगा तो पहले ग्राम पंचायत में ये कार्य किए जाएंगे, जी ये सर। कार्य किए जाएंगे, तो उसका क्रम जो बनाया जाता है वो सर्वसम्मति से बनाया जाता है या सरपंच और आप मिलके बनाते हैं? सर इसकी गाइडलाइन है, जो केंद्रीय वित्त आयोग है, 15 वित्त आयोग FFC है, उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन है जिसमें जितनी केंद्रीय अनुदान राशि प्राप्त होती है उसका 55% हम सैनिटेशन और स्वच्छता में और पेयजल में ही खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो 40% है उसके केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीम्स है उनके क्रियान्वयन में लगा सकते हैं, और 5% अतिरिक्त व्यय होता है सर। 5% अतिरिक्त व्यय होता है सर। ये जो ग्राम पंचायत का सरपंच चुना जाता है ये प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता जी सर। है, ठीक। ऐसे ही जो प्रधान चुना जाता है जी सर। या जिला परिषद अध्यक्ष चुना जाता है, ये भी क्या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं? सर जो प्रधान होता है वो पंचायत समिति के सदस्यों में से ही किसी एक को बनाया जाता है, और जो जिला प्रमुख होता है वो भी जिला परिषद के सदस्यों में से किसी एक को बनाया क्या जाता है। राज्य सरकार ये कर सकती है कि नहीं इनको भी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित किया जाए? सर क्योंकि जिला प्रमुख एक जिले को प्रतिनिधित्व करता है और जो प्रधान होता है वो एक पंचायत समिति को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से विधायक और सांसद के बराबर हो जाएंगे अगर वहाँ नहीं, थोड़ा सा। हिसाब से तो कुछ बात ही नहीं है, चूंकि पंचायती राज संविधान में दिया गया है तो जी। हिसाब से थोड़ी कर सकते हैं कि हमारा हिसाब ये है तो ऐसे कर देंगे। भाई जो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, जो संविधान में उल्लेख किया गया है, क्या किया गया है कि क्या ये जो प्रधान होते हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रीति के द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं, प्रत्यक्ष राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में नहीं, भारत पूरे में भी जो मध्यवर्ती और जो उच्च जो दो बनाए गए हैं, जैसे जिला परिषद और जिला पंचायत समिति कहते हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष और प्रधान और प्रमुख होते हैं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष। अगर राज्य सरकार चाहे कि नहीं हम करना चाहते हैं, हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं? जी सर, राजस्थान जो ये पंचायती राज एक्ट के तहत 3 ऐसे एक्ट है जिसमें एक तो आरक्षण है और दो तो है जो मतलब राज्य विधानसभा के ऊपर छोड़ा गया है कि वो उस पर कानून बना सकती है, पर जिला प्रमुख और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं यह अनिर्वाचित ही, अप्रत्यक्ष ही निर्वाचित नहीं, होंगे। राज्य सरकार को ये अधिकार है या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी अगर आपको अनुमान के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। आपके यहाँ नरेगा चलता है ना? जी सर। मनरेगा अब उसका नाम हो गया। जी सर। कब इसकी शुरुआत हुई थी? सर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 में आया था। इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में लागू किया गया था, और 1 अप्रैल 2008 के बाद उसमें राजस्थान के कोई जिले थे कि नहीं थे? जी सर, 6 जिले थे। 6 जिले, वेरी गुड। और वर्तमान में जो राजस्थान में मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती है, वो मानदेय दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है, क्या होता है पारिश्रमिक? सर ये जो कुशल श्रमिक और जो अर्ध कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। जो अर्ध कुशल में आते हैं जिसमें मेट जो पानी की व्यवस्था करते हैं वो, और मेडिकल स्टाफ आता है जिसकी 255 रुपये है, और जो अकुशल श्रमिक है उनकी 231 रुपये है। लास्ट में इसमें मनरेगा योजना चलती है, इसके द्वारा जो धन दिया जाता है ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित है या इसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है? जी सर, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में सर जो वेज अमाउंट आता है, जो श्रमिक लागत है, वो 100% केंद्र द्वारा दिया जाता है, जो 60% होता है। 40% मटेरियल का होता है जिसमें 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार का है, और कुल अगर मोटा मोटी अनुमान लगाए तो 90:10 का रहता है सर। ठीक। उगम, यूसीसी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। जी अगर मैं कहूँ उसको आपको 1 मिनट में समझाना है। मैम, आर्टिकल नंबर 44 के, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 के तहत एक प्रावधान किया गया है जिसमें महिलाओं, बच्चों एवं जो परिजन है उनके भरण पोषण के लिए जो समान नागरिक संहिता संपूर्ण देश में लागू करना, उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराना, ये यूनिवर्सल सिविल कोड है। अच्छा, यूसीसी के अंदर जो कानून है आप उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स की तरह? मैम, इसके ऊपर काफ़ी लंबी डिबेट हुई थी संविधान सभा के अंदर भी कि जो उसको अगर अपन चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार है, बच्चों को कुछ विशेष अधिकार है, भरण पोषण का एक 2007 के अंदर एक्ट बना हुआ है, इसके तहत हम चैलेंज करना चाह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो अंतिम जो डिसीजन है वो जो DPSP के तहत आएगा। ये पहले कभी लागू हुआ है? मैम, गोवा के अलावा भारत में और कहीं लागू नहीं है वर्तमान में। एक आर्टिकल है जिससे ये क्लैश करता है, आपको उसकी जानकारी है? माफी चाहूँगा मैम, भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा।
आर्टिकल 24 रिलीजन का आर्टिकल है। जी मैम। हिस्ट्री की सब्जेक्ट रहा है आपका, जी मैम। मुझे बताइए मॉडर्न हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं और उसको कितने खंडों में आप विभाजित करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को मैम मोटा मोटी हम 1757 का जो युद्ध, प्लासी का युद्ध है, उसके बाद से देखते हैं, लेकिन इसकी जो वास्तविक शुरुआत है वो बक्सर के युद्ध के बाद से मानी जाती है। और इसको अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो जो पहला काल है, जो अंग्रेजों का स्थापना का काल है, जो लगभग 1858 तक का जो एक्ट आया था जिसमें कंपनी का शासन रहा था, वो एक अलग सेगमेंट के रूप में देखेंगे। इसके बाद जो वायसराय का काल, जो ब्रिटिश क्राउन का जो काल था, वो स्टार्ट होता है। इसको इन दो भागों में बांट सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एक स्थानीय विद्रोह का काल जिसे कह सकते हैं, जिसमें स्थानीय किसानों ने, आदिवासियों ने या सैनिक संगठनों ने विद्रोह किया था, लेकिन इसके बाद 1885 के बाद यह एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखा गया। इसके अंतिम फेज को हम गांधीयन एरा भी कह सकते हैं। जी मैम। गांधीयन एरा की इम्पोर्टेंस क्या है और जो गांधी है उनका आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है? मैम, जो गांधीवादी काल, जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो गांधीवादी काल है, इसको हम बाकी आंदोलन से इस प्रकार से अलग कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो भी आंदोलन किया वो राष्ट्रीय स्तर पर उठा के किया। दूसरा, इनकी जो विशेषता थी इनकी आंदोलन करने की, वो संघर्ष विराम संघर्ष की नीति थी। और इसके अलावा जो इनका टाइम पीरियड था, वो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन शुरू किए वो या तो मार्च में किए या सितंबर के आसपास किए, क्योंकि वो चरम वातावरणीय परिस्थितियों में उनका आंदोलन करने का जो तरीका था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो चरम वातावरणीय को टालते थे, जैसे भीषण गर्मी ही या चाहे भीषण बारिश हो या भीषण सर्दी हो, इन चीज़ों को इग्नोर करके वो मार्च या सितंबर के आसपास आंदोलन करते थे। और इसके अलावा गांधी जी का जो अहिंसात्मक दृष्टिकोण था, इसके अलावा जो नर सेवा ही नारायण सेवा, इस तरीके की जो दरिद्र सेवा है, दरिद्र नारायण जो थ्योरी है, ये आज के संविधान में कहीं ना कहीं, भारत का जो संविधान भी है वो भी गांधी जी के जो आदर्श है, उनके जो सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित है। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म दो शब्द है, सुनने में तो काफ़ी सिमिलर लगते हैं, पर इसके बीच का डिफरेंस या इसको आप क्या समझते हैं? मैम, हालांकि दोनों में अगर मूल अंतर देखा जाए तो बहुत माइनर अंतर है इनमें, क्योंकि नेशनलवाद के बारे में जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि नेशनलवाद एक छद्म है, और जो माफी चाहूँगा, और क्या पूछा था? पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। देशभक्ति में मैम जो राष्ट्रवाद होता है वो राष्ट्र के कुछ जो बहुसंख्यक वर्ग होता है, बहुसंख्यक वर्ग अपने जो हित साथ जो डिसाइड कर लेता है उसी को कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद मान लिया जाता है, जबकि देशभक्ति के लिए कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है, राष्ट्र के प्रति लगाव ही देशभक्ति है। मैम, आपको क्या लगता है सरकार ये ज़रूरी है आज के टाइम पे, या फिर बिना सरकार के भी हम देश चला सकते हैं? मैम, इसके लिए एक बहुत अच्छी कल्पना की गई है साम्यवाद की, लेकिन साम्यवाद को धरातल पर उतारना संभव नहीं हो पाया, इस वजह से सरकार कहीं ना कहीं जरूरी है। ये साम्यवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? मैम, साम्यवाद एक चरम अवस्था है जो मार्क्सिज्म, माओइज्म और नक्सलिज्म और सोशलिज्म चारों का जो एक अम्ब्रेला जिसे कह सकते हैं वो है। तो इन चारों विचारधाराओं में अलग अलग साम्यवाद, प्रॉपर वर्ड तो मैम किसने दिया था वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर इन चारों का जो चरम लक्ष्य है वो साम्यवाद है। ठीक है। उगम जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम, होम डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है और ज्वाइनिंग जैसलमेर है, और एजुकेशन जोधपुर से है। आपने तो बहुत सारे क्षेत्र कवर करे हुए हैं। जी। चलिए, तो जब आपने इतने क्षेत्र देखे हुए हैं, जीवन का बहुत बड़ा समय इन तीनों क्षेत्रों में निकाला हुआ है, तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह से अगर आप देखें तो इन तीनों क्षेत्रों में क्या अंतर देखने को मिलता है? जी मैम, बाड़मेर और जैसलमेर लगभग दोनों का जो कल्चर एक जैसा है, वहाँ की भाषा शैली एक जैसी, क्योंकि उसके ऊपर सिंधी का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन जोधपुर विशुद्ध राजस्थानी क्षेत्र में रहता है, राजस्थानी भाषा है। दूसरी, जो बाड़मेर और जैसलमेर का जो कल्चर है वो थोड़ा सा अपन देख सकते हैं जो सिंध का जो क्षेत्र है पाकिस्तान में, उससे कहीं ना कहीं मिला जुला है, जबकि जो जोधपुर का है वो भी विशुद्ध राजस्थानी में है। तीसरा, इनमें अंतर, बाड़मेर और जैसलमेर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं, जबकि जो जोधपुर है वो एक आंतरिक जिला है जिसकी इंटरनेशनल या इंटर स्टेट बाउंड्री नहीं लगती। और इसके अलावा अगर विकास के तौर पे देखें तो जोधपुर एक महानगर है, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर अभी विकास की ओर अग्रसर है। अगर आपको पोस्टिंग बाड़मेर में मिल जाती है, जी, सबसे पहले क्या कार्य करना चाहेंगे बाड़मेर के लिए? मैं बाड़मेर की जो समस्या है वो मूलभूत 4 प्रकार की समस्या है: सामाजिक, आर्थिक,
और पर्यावरणीय और अभी जो वर्तमान में नवीन जिसे समस्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं मैम जो सामाजिक समस्या है उनका निराकरण करने की कोशिश करूँगा, जिसमें बाल विवाह, असाक्षरता और पर्यावरणीय कौन सी समस्या ज्यादा देखने को मिलती है? मैम पर्यावरण को अभी जैसे हाल ही में सोलर और विंड का जो काम चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक पर्यावरण की नवीन ये हुई कि उन्होंने बड़े लेवल पे जो ओरन है वो ओरन को काट दी गई है, बड़े लेवल पे जो हम एक वर्ड सुनते हैं एजुकेशन, शिक्षा, आप क्या समझते हैं इस शब्द से? मैम शिक्षा व्यक्ति का एक शिक्षा मैम वो होती है जो व्यक्ति को पथ प्रदर्शित करे। शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के जो मानक है उन मानकों को मानक की ओर जो निर्धारित मानक है उनकी तरफ अग्रसर करे। शिक्षा वो है जो व्यक्ति तो अभी हम ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं या हमारे एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छे हैं? अगर हम पुराने ज़माने से कंपेयर करें तो अभी हमारी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है या हमारे एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छे हैं? मैम अभी जो नई शिक्षा नीति आई, इससे पहले तक हमारी जो एजुकेशन थी वो कहीं ना कहीं एकेडमिक ज़्यादा थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद का नहीं, मैं शिक्षा नीति नहीं, मैं एक काल की बात कर रही हूँ। जैसे हमारा पुराना जो काल था, पुराना जो समय था, जब हमारे मौलिक गुण, मतलब हमारी जो जितने भी एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जी। समाज में अपराध कम थे। जी। तब एजुकेशन ज़्यादा अच्छी थी या अभी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि हम तो ध्यान एजुकेशन पे ही दे रहे हैं। जी मैम हमारी शिक्षा मात्रात्मक शिक्षा है, जिसे मैं साक्षरता कहूँगा, जहाँ पे अक्षर का ज्ञान शिक्षा होने का एक मानदंड माना गया है, जबकि जो प्राचीन काल था उसके जो साक्षरता के बजाय शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो साक्षरता पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि जो प्राचीन शिक्षा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं सिचुएशन बेस्ड। आप एक इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं जॉब देने के लिए, आपके सामने 2 कैंडिडेट आते हैं। आप जानते हैं कि एक कैंडिडेट मॉरली, एथिकली, हर तरीके से बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास डिग्रियां बहुत कम है, और दूसरा कैंडिडेट और एक्सपीरियंस भी कम है, लेकिन दूसरे कैंडिडेट के पास सारी डिग्रीज हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, लेकिन आप पर्सनली ये भी जानते हैं कि उसके मॉरल और एथिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब आप किसे सेलेक्ट करेंगे? जी मैम, क्योंकि आपको आपके सीनियर्स को भी रिस्पॉन्स देना है और उनको नहीं पता है कि आपने क्या क्राइटेरिया देखा है। ये आपकी पर्सनल नॉलेज है कि वो पर्सन बहुत अच्छे हैं और ये पर्सन बहुत बेकार है। बताइए क्या करेंगे? मैम अगर चयन का अधिकार मुझे दिया गया है और मुझे उनमें से चयन करना है, तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि जो एथिकली सही है, जो नीतिगत रूप से सही है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, मैं उसी को जिम्मेदारियां सौंपने की वो करूंगा। पर आपके बॉस पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों करा, हमने आपको बिठाया था, लेकिन डिग्री तो इनकी ज्यादा अच्छी है, एक्सपीरियंस इनका ज्यादा अच्छा है, और तब अगर आप बोलेंगे नहीं मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वो तो लगेगा कि आप फेवर कर रहे हैं पर्सनली किसी को, किसी के साथ गलत कर रहे हैं। एजुकेशन तो मतलब जो एकेडमिक्स है वो तो दूसरे पर्सन के अच्छे दिख रहे हैं ना। जी मैम, इसमें ये चीज़ हो सकती है कि जो अगर मुझे चयन करने का अधिकार दिया है तो मैं अपने विवेक पे चयन करूं, और अपने विवेक पे चयन करने के लिए मैं जो एथिक्स है उसे प्रायोरिटी पे रखूंगा। और दूसरा, मैं डिग्री होना या उच्च शिक्षा होना किसी व्यक्ति के जिम्मेदार होने का, या क्या आप ये बात मानते हैं, क्या हमारा समाज अभी इस बात को मान रहा है या डिग्रियों पे ही समाज चल रहा है? मैम डिग्रियों के बेस पे समाज तो चलने के बाद, मैम जब भी आदमी को डिग्री प्राप्त करता है तो उसके बाद एक अगर किसी को जिम्मेदारी देना होता है तो उसको एक पूरी प्रोसेस है, जैसे एग्जाम, आरपीएससी या और भी बहुत सारे निकाय है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे उनकी एथिक्स जैसे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के बाद उसको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मतलब आप सच्चाई से भाग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर। आप पोखरण से हैं। जी सर। एक सेंटेंस आता है बुद्धा स्माइल। जी सर। इसका पोखरण से एक गहरा संबंध है। जी सर। क्या है सर? 18 मई 1974 को जब भारत ने परमाणु परीक्षण की प्रक्रिया का टेस्ट पोखरण में किया था, तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, और तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर को जब वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट की थी तो उन्होंने कहा था कि बुद्धा स्माइल, यानी कि जो प्रक्रिया है या सफल ऑपरेशन सफल रहा, उसका कोड वर्ड। वेरी गुड। आपने हिस्ट्री की बात की अभी, है ना, अशोका गांधीयन एरा के बारे में।
अशोक की अहिंसा की नीति और गांधी की अहिंसा की नीति में क्या अंतर है? सर, अशोक की जो अहिंसा की नीति थी वह सीख कर ली गई पॉलिसी थी, यानी उन्होंने पहले हिंसा का एक चरम स्तर देखा और उसके बाद हृदय परिवर्तन से आई गई अहिंसा थी। जबकि महात्मा गांधी की जो अहिंसा है वो एकेडमिक और उनकी जो एक्सपीरियंस, लाइफ का जो एक्सपीरियंस था उस बेस पे उन्होंने ये चीज़ देखी। हालांकि गांधी जी कभी खुद हिंसा में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो उनका जो नित्य जो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था, उस व्यक्तिगत जीवन की एक अद्वितीय विशेषता उनकी अहिंसा रही है। जबकि अशोक एक लंबे समय के बाद अहिंसावादी हुए थे। गांधी जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कहते हैं "You are dying", जी सर। तो फिर कैसे वो अहिंसा की नीति फॉलो? सर, वो परिस्थितियों के अनुसार जब आदमी को कई बार हिंसा और अहिंसा, मतलब कायरता और अगर हिंसा में से एक चीज चुननी पड़े तो गांधी जी के विचारों में हिंसा बेहतर है। मतलब परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं बदल सकती हैं। जी सर। बिल्कुल। जी सर। अपने अनुरूप आप चीज़ों को ढालना चाहें, जैसे चाहें वैसे चीज़ों को परिभाषित कर सकते हैं। सर, कई बार जैसे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती है जब आदमी को अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है और करना चाहिए भी। जब परिस्थितियाँ इस तरीके की हो, जब अपना एक समझौता किसी अगर बहुत बड़े वर्ग की सुरक्षा में या बहुत बड़े वर्ग के हितों में अगर काम आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अपने उस सिद्धांत के साथ समझौता कर देना चाहिए। अशोक का नाम लिया है, तो आप बता सकते हैं कि अशोक का राजस्थान से क्या संबंध? कुछ चीज़ ऐसा हो जिससे। जी सर। अशोक के मौर्यकालीन बेराट में कुछ अवशेष मिले हैं जिनमें एक स्तूप भी है। जिसमें एक स्तूप है, उसकी खासियत क्या है? सर, वहाँ पे एक स्वर्ण मंजूका मिली है जिसके अंदर कुछ अवशेष, सारी कुछ अवशेष रखे गए हैं। अशोक का जो नाम मिलता है अशोक, जी सर। ये कौन कौन से अभिलेखों में मिलता सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी है? मास्क की और सर भी याद नहीं कर पा रहा। बैराट की कोई खासियत आप बता सकते हैं कि जो बैराट में मिला हुआ है अशोक का अभिलेख, किसी खासियत क्या है? माफी चाहूँगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये डिंगल साहित्य आपने लिखा है, क्या है ये डिंगल साहित्य? सर, ये राजस्थानी का पश्चिमी राजस्थान का एक राजस्थानी भाषा का प्रारूप है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डंग और गल। डंग का मतलब होता है डमरू और गल का मतलब होता है गला, यानी जिनके गले से डमरू की तरह शब्द निकलते हैं उस भाषा को डिंगल भाषा कहा जाता है। आज का न्यूज़पेपर आपने देखा है? जी सर। क्या खास है इस भाषा, राजस्थानी भाषा से संबंधित कोई न्यूज़ आई है? सर, राजस्थानी भाषा से संबंधित राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने की बात चल रही है, जी मांग चल रही है। उसके बारे में कोई न्यूज़ आई है आज के न्यूज़पेपर में? माफी चाहूँगा सर, ऐसी पढ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट की कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, रिजेक्ट कर दिया। जी सर। इससे आपको क्या आप सोचते हैं इस बारे में कि सर, जो मानक है 8वीं अनुसूची में किसी क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने की, जी सर। वो क्या ये पूरा नहीं कर पाती है राजस्थानी भाषा? सर, राजस्थानी भाषा को यूएन ने अपनी टॉप 10 जो सपोर्टिव लैंग्वेज है उसमें शामिल किया है, और जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसने भी इस भाषा को मान्यता दे रखी है। यह एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली, एक व्यापक स्तर पर बोले जाने वाली बड़ी भाषाओं में से एक है, क्योंकि यह पंजाब से गुजरात तक और पाकिस्तान के सिंध से लेके और आगरा तक बोली जाने वाली भाषा है। बहुत बड़े वर्ग को यह प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके अलावा इसका जो साहित्य है वो बहुत समृद्ध साहित्य है। तो इस आधार राजस्थानी भाषा देवनागरी लिपि है सर। जब हिंदी की भी देवनागरी लिपि है, क्या लिपि कई भाषाओं की एक हो सकती है क्या? जी सर। लास्ट सवाल, इंटरनेशनल रिलेशन में आप पूछ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश के भारत से इस समय संबंध सबसे अच्छे हैं और वो भविष्योन्मुखी, जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तो किसके साथ आप देखते हैं? सर, मैं एज ए एलाई कंट्री, अभी भारत का इजराइल है तो मैं इजराइल के साथ रहना चाहूँगा। इजराइल के साथ? जी सर। इजराइल के साथ तो फॉर्मली जब भी बात आती है तो अरेबियन कंट्री के प्रेशर में आके भारत कभी भी बहुत अच्छा उसका सपोर्ट नहीं करता, तो आप कैसे कह सकते हैं? सर, 1991 में जब इजराइल के साथ भारत के संबंध स्थापित हुए थे, तो उसके बाद से इजराइल के साथ लगातार हमारे संबंध काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, और भारत के जो विदेश मंत्रालय है इसने सर्वप्रथम एलाई कंट्री का दर्जा भी इजराइल को ही दिया है। तो इस वजह से इजराइल के साथ हमारे संबंध हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति जन्य ना होकर के आवश्यकता जन्य है।